डीसी नक्काश साहब थे यहाँ हमारे, डीसी साहब, इम्तियाज साहब थे, एसएसपी साहब। तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला, पार्किंग मैंने हाईलाइट करा दी, यहाँ पर नोटिफाई करा दिया है इलाका। नक्काश साहब भी चले गए, जतू साहब भी चले गए, भूपिंदर साहब भी चले गए, सहरी साहिबा भी चली गई, डीसी साहब आ गए, तकरीबन 5 डीसी बदल गए, पार्किंग नहीं। तकरीबन 11 लाख रुपए की लाइट लगी है, ये हाई मास्क लाइट है। 11 लाख रुपए लगा के इसमें छोटा सा फॉल्ट आ गया और ये 11 लाख जाया। जहां तक मैं डीसी साहब को रीड कर चुका हूं, जहां तक मैं उनको अंडरस्टैंड कर चुका हूं, डीसी साहब बड़े प्रोएक्टिव है, प्रॉम्प्ट रिएक्शन में, प्रॉम्प्ट एक्शन में वो भरोसा करते हैं। आप उनकी नज़र में जो भी मसला लाएंगे, ये मैंने जो महसूस किया है, जो भी आप मामला, जो भी मसला में आप उनकी नज़र में लाओगे तो आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट सामने मिलेगा। हमारी यहाँ पर MRI की मशीन है, जो पोर्टेबल MRI है। आप ये समझ सकते हैं कि बारामुल्ला जो GMC है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हमारे पास GMC में एक फुल फ्लेजेड हमारे पास ये मशीन होनी चाहिए, पर है नहीं, पोर्टेबल है। क्या कहेंगे इस चीज़ का आप? हमारे पास जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं वो आते नहीं है। रोस्टर आपने रख दिया है, हमारे जो PG स्टूडेंट्स हैं उनका रोस्टर रख दिया है। तो आपको वाटर डिस्पेंसर नहीं है। आप सोपोर से यहाँ आए, आपको प्यास लगी, आपको पानी पीने के लिए कहीं पर बारामुल्ला में नहीं मिलेगा। पहले जरा मैं आपसे सवाल करूं कि ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला है कहाँ? सेक्रेटरी साहब को साइडलाइन किया गया है। जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, नया ट्रेडर्स फेडरेशन जो बना है, ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, इसका कोई समर नहीं है। हम हिसाब भी इनसे जरूर मांगेंगे और हम हर एक पैसे का हिसाब 2000 रुपये 5000 ले लेते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद शफी भट्ट साहब को, जो पाकीज़ा टेक्सटाइल बारामुल्ला के मालिक हैं। यहाँ बारामुल्ला की ये सरकर्दा ताजिर है, मारूफ ताजिर है। इनसे जानना चाहते हैं कि भट्ट साहब, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला का जो कार्यकाल रहा है अब तक, ताजिरों से जो वादे इन्होंने किए हैं वो कहाँ तक पूरे हुए और कहाँ तक पूरे नहीं हुए? क्या भट्ट साहब आप इस कारकर्दगी से मुतमईन है जो ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला ने अब तक जो इनकी कारकर्दगी रही है, क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, पहले तो मेरी तरफ से तमाम सामीन जो है, जो देखने वाले हैं, खासकर बारामुल्ला के जो ताजिर हजरात हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आते हैं आपके सवाल की जानिब। पहले ज़रा मैं आपसे सवाल करूं कि ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला है कहाँ? ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला का यहाँ पर इंतखाब हुआ था इलेक्शन के फौरी बाद। जो ही यहाँ हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, उसके बाद ही इसमें शिगाफ पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जो हमारे उस वक्त के चुने हुए सदर ट्रेडर्स फेडरेशन, उन्होंने पहले दिन से ही जो हमारा आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बालाई ताक रखकर अपनी मनमानियां करना शुरू कर दी। जब मनमानियां शुरू हो गई तो एज अपोजिशन लीडर मेरा काम था कि मैं उन गलतियों को वहाँ पर उभारूं और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उनकी नोटिस में लाऊं। फिर उसके लिए हमने पहले उनसे राब्ता किया कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से एक नोटिस भी भेजी कि आप जितने ये इक़दाम कर रहे हो, आप इनको जल्द अज जल्द वापस ले लें और आइन की अमल दरामदी को आप यकीनी बनाएं। अभी जब आइन पर कहीं अमल नहीं किया जा रहा है तो ट्रेडर्स फेडरेशन कहाँ रह गई? और ये फ़ोटो सेशन हम यहाँ से मिले, वहाँ मिले, तो उससे क्या आप मैसेज देना चाहते हो? ट्रेडर्स के मामला जो मसले हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सेक्रेटरी साहब को साइडलाइन किया गया है, तो जिस वजह से जो असल मुद्दा, असल मकसद इस ट्रेडर्स फेडरेशन का था, वो मुझे लगता है कि वो कहीं खो गया है।
تو ٹریڈرز کے جو معاملات ہیں ان کے مسائل ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایسا اندیا دیا جا رہا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کے زیادہ سے زیادہ نزدیک آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صوبائی ایڈمنسٹریشن ہو یا یہاں پر ضلعی ایڈمنسٹریشن۔ ایک میسیج دی جاتی ہے کہ ہم آج فلانی سیکٹری سے ملیں، اس چیف سیکٹری سے ملیں، اس سے کیا مطلب نکالیں ہم کہ یہ شاید ٹریڈرز کی جو کارکردگی ہے، جو ٹریڈرز فیڈریشن کی کارکردگی ہے، اس سے ایک ہمارا ذہن ہٹا کر کسی اور جانب یہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ نمائندگی اس چیز کو کہتے ہیں۔ نمائندگی آپ اسی چیز کو کہیں گے جنہوں نے آپ کو نمائندہ یہاں پر مقرر کیا، ووٹ دے کر آپ کو آئین کی روح سے ان کی نمائندگی کرنی چاہیے، اور جو لوگوں کے جو کاروباری لوگ ہیں، جو یہاں ٹریڈرز ہیں، ان کے معاملات، ان کے مسائل پر آپ کو حل کرنے کی توجہ دینی چاہیے، تاکہ جو ان کے معاملات ہیں ان کو آسائش ہو، اور انہوں نے جس چیز کے لیے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ آپ ان کا وہ حق ادا کر رہے ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب، ٹریڈرز فیڈریشن بارہمولہ کے صدر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بارہمولہ کے مسائل اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائے ہیں، جیسے ڈی سی صاحب بارہمولہ، جیسے ڈویژنل کمشنر صاحب، جیسے گورنر صاحب وغیرہ وغیرہ، یا چیف سیکرٹری صاحب یہاں تک پہنچائے ہیں انہوں نے معاملات بارہمولہ کے۔ مگر ایک چیز جو مجھے نظر آئی، جو ڈیلیگیشن تھا اس میں چند مخصوص لوگ ہی تھے، اور جو کلیدی عہدوں پر ٹریڈرز فیڈریشن میں کام کر رہے تھے ان کا میں نے وہاں فقدان دیکھا ہے۔ ان کو میں نے نہیں دیکھا، جیسے آپ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ نہیں تھے ڈیلیگیشن میں، جنرل سیکرٹری، اس کو میں نے دیکھا نہیں ڈیلیگیشن میں، یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو جانے پہچانے نامی گرامی ہے، یہاں کے سرکردہ شہری ہے، سرکردہ تاجر ہے، معروف تاجر ہے، وہ ڈیلیگیشن میں شامل نہیں تھے۔ مگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مسائل انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں تک لیے ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری تک مسائل لیے ہیں بارہمولہ کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ یہاں تک ابھی تک حل نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ متضاد چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسائل لے رہے ہیں، حل کروا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ذرا وضاحت تھوڑی سی اس کی کیجیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارا جو ایسا مسئلہ ہو جو ہماری دیرینہ مانگ رہی ہو کہیں پر حل ہوا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے جس کے یہ بڑے بڑے بلندبان دعوے کر رہے ہیں، کہیں پر ایسا زمینی سطح پر کچھ ہوا ہے؟ اس کو انگریزی میں آئی واش کہتے ہیں، چہرہ دھونا۔ ہاں، ایک عادت رہی ہے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، بارہمولہ میں کوئی بھی کام ہو جائے، چاہے وہ گورنمنٹ اینڈ کی طرف سے ہو جائے یا اس کی پبلک ریپرزنٹیشن ہوئی ہو، وہ جو ہی ہونے کو تیار ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر وہ واہواہی بٹورنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، کیمرہ کی آنکھ میں آتے ہیں، اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، جبکہ ان کاموں میں ان کا کوئی رول نہیں بنتا ہے۔ رہا سوال جو آپ کہہ رہے ہو کہ چیف سیکرٹری ہو یا ڈویژنل کمشنر ہو یا یہاں کے ڈی سی صاحب، تو یہاں کے جو معروف شخصیتیں ہیں یا جو ٹریڈرز میں جن کا رول بنتا ہے ریپرزنٹیشن کرنے میں، ان کو لے کر کہیں پر پھگدان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے یا ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی منمانی جو چل رہی ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، نیا ٹریڈرز فیڈریشن جو بنا ہے، یہ ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا کوئی ثمر نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ سیکرٹری صاحب کو ہر ڈیلیگیشن میں ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ الیکشن بورڈ کا رول اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں، تو الیکشن چیئرمین کا ان میٹنگوں میں کیا کام؟ الیکشن بورڈ کے ممبران کے متعلق ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جو الیکشن بورڈ کا ممبر رہا ہو یا ممبر ہو،
वो कोई भी ओहदा कबूल नहीं कर सकता। आप देख लीजिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन बोर्ड में वाइस चेयरमैन थे, तो कहाँ है वो फिर आइन की ताबियादारी हम जिसको कहते हैं, आइन को बरोए कार लाकर कोई काम करना। ये तो सीधी सी साफ सी बात है कि आइन को पामाल किया जा रहा है। जिनका जो रोल बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है कहीं पर, तो जिसकी जो इफादियत है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब वोट हासिल करके आए हैं, उन्होंने वोट लिए हैं, वो कामयाब एक नुमाइंदे हैं जिन्होंने सेक्रेटरी का इंतखाब जीता है। जब उनका कहीं रोल नहीं बनता है तो वही जमात जो उनके अपने सपोर्टर्स थे उनको साथ ले जाकर ये कहना कि ये ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला है, तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ ही मजाक हो रहा है। तो यहाँ के जो वोटर है उनके साथ कितना एक बुंदा सा मजाक है ये। देखिए शिफी साहब, जो मसाइल बहसियत एक शहरी आपको है वो दूसरे को भी है। तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई यहाँ का रेजिडेंट है, उसको भी वही मसाइल है जो एक ताजिर को है। बिल्कुल। मसलन ताजिर पे टैक्स लगाई जा रही है, ताजिर को कहा जा रहा है म्यूनिसिपैलिटी की लाइसेंस आप बनवाइए, ताजिर को कहा जा रहा है कि बिजली का बिल अब ये हो, अब ये होगी, अब ये होगी, मगर बिना बिजली के। ताजिर को कहा जा रहा ये लाइट लगी है, ये आपका रोड है, वगैरह वगैरह। तो इन पर आपने ये ट्रेडर्स फेडरेशन जिस पे आपने इत्मीनान किया था कि ये जो मामला है वाबस्ता है एक ताजिर के साथ, इनका हल आप बजरिए ट्रेडर्स फेडरेशन करना चाहते थे। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि कोई हल इनमें नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। अच्छा, मैं बहसियत आप अपोजिशन लीडर है, आपका राइट ज़्यादा बनता है, अपोजिशन में रहकर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। कुछ ताजिर ये कह रहे हैं कि अब तक के जो हिसाबात हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के वो पेश नहीं किए गए। बिल्कुल। मगर क्यों? देखिए, एक निज़ाम होता है। परसों हमारी एक मीटिंग थी ट्रेडर्स की जो हमने कॉल की थी, जिसमें हमने सेक्रेटरी साहब को भी लाया था और बहुत सारे यहाँ के ताजिर हजरात थे जिन्होंने उस मीटिंग में शमूलियत की। पहले ट्रेड बॉडी का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंसान को कि हम इसके साथ मुंसलिक क्यों हुए हैं। ये एक तंजीमी मामला है। तंजीम में हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। तंजीम में कोई मुबर्रा नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या छोटे से छोटा मेंबर हो, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अब चूंकि हमारा जो रोल बनता है हम उस रोल को अदा करते हैं। अब रही बात कि यहां पर आपने क्या किया। देखिए, आपको भी पता है कि अगर एक स्टेट असेंबली में जब असेंबली लगती है उसी में अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है। जो लोगों के मामलात हो या उनको जो वहां पर लगता है कि ये हमारे सेंसिटिव इश्यूज है, इन पर बात करनी चाहिए और सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है। इसी तरह हमारी ट्रेड बॉडी में भी मजलिस आमला का इजलास होता है और उसी इजलास में हर मामले पर गुफ्तशनीद की जाती है। उसी मामले में हर एक चीज पर डिस्कस किया जाता है और उसके हल के तय बात की जाती है और जो मामलात हैं उनको वहां पर देखा जाता है। आपकी बात के हिसाब नहीं लिया गया। जब यहाँ पर आज तक जो मजलिस आमला का इजलास नहीं हुआ है, अगर मजलिस आमला का इजलास हुआ होता, अगर मजलिस आमला बनी होती, तब लाजिम सी बात है कि वहाँ हम उनसे हिसाब भी मांगते। क्योंकि एक इजलास हुआ था जिसमें हमें लगा कि जितने भी मजलिस आमला के रुकन आए हैं वो मंजूरी नज़र थे, उनकी हमारी नज़र में आईनी कोई इफादियत नहीं है। उनको अपनी ख्वाहिश के बतौर उनको वहाँ से चुना गया ताकि मजलिस आमला में भी एक उनका दबदबा बना रहे, जिस पर हमने एतराज़ किया। और हमने यहाँ जो ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर साहब हैं उनको हमने बोला कि आप आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करके
मजलिस आमला के नुमाइंदों को मुख्तलिफ बाज़ारों से आप उनको इनवाइट कीजिए, उनको लेटर निकालिए जो वहाँ पर बाज़ार कमेटियाँ हमें दे देंगी और उन्हीं का एक मजलिस आमला वहाँ पर बन जाएगी और वही मजलिस आमला फिर इफ़ेक्टिवली काम करेगी। और ये जो हमारी ट्रेड बॉडी है, हिसाबात वगैरह, वो सारा उसी में मांगा जाता है। लेकिन आज तक जब उस पर कोई बहस हुई नहीं, जब मजलिस आमला बनी ही नहीं, जो जिसको हम कानूनी कहेंगे या आईनी कहेंगे, जब वो बनी ही नहीं तो हिसाब कहाँ से मांगेंगे। अभी ये सारा जो ट्रेड का सिस्टम है ये इल्तिवा में पड़ा हुआ है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो ही कोई मजलिस लगेगी तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि हिसाब भी इनसे ज़रूर मांगेंगे और हम हर एक पैसे का हिसाब मांगेंगे। जो उन्होंने अखराजात किए हैं इलेक्शन में, जो इनके पास पैसे आए हैं इलेक्शन में, या उससे पहले हमारे पास जो पैसे जमा थे, या उसके बाद जो हमारे पास पैसे आए, उनका टोटल हिसाब किताब किया जाएगा। और हमारी यही उस टाइम हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा गोशवारा है वो 3-3 महीने के बाद निकाला जाए और लोगों को भी पता चले कि हमारा जो पैसा व्यापार मंडल में जा रहा है, इस तंजीम में जा रहा है, इस फोरम में जा रहा है, उसका कहीं पर हिसाब किताब भी हो और उनको भी पता चले कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, क्या उनको कहीं पर वो पार्टीज तो नहीं की गई, क्या उनका कहीं पर गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। ये यहाँ का जो दुकानदार है जो पैसा देता है उसको हक है कि वो उस पैसे का हिसाब भी ले ले, तो वो खुद से हिसाब भी लिया जाएगा और अपने वक्त पे लिया जाएगा। जो ही कोई मजलिस बनेगी, जो ही कोई महफिल सजेगी। भट्ट साहब, बड़ी अच्छी बात है कि हिसाबात अभी इल्तिवा में है, ताजरों को पेश नहीं किए गए हैं। बारामूला के ताजर, आप बहैसियत अपोजिशन लीडर, आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस जैसे अपोजिशन पर होती है। बिल्कुल। बारामूला के ताजर यूं कह रहे हैं कि उनका तुजारत बिल्कुल मांद पड़ा है, तुजारती सरगर्मियां ठप है, बेकारी हद से ज्यादा है। उन्होंने ये कहा है मुझे कि वो अपनी दुकानें बेचने को तैयार है, अपनी कारोबारी सरगर्मियां वो बंद करने को तैयार है, क्योंकि उन पे टैक्स पे टैक्स, बिजली फीस, पानी का बिल, म्यूनिसिपैलिटी का ये लाइसेंस, ट्रेडर्स फेडरेशन का, यानी कि इतने खर्चे, इतने एक्सपेंडिचर उन पे आयद किए जा रहे हैं, इतने टैक्सेस उन पे आयद किए जा रहे हैं, इतने खर्चाजात उन पे आयद किए जा रहे हैं। अब दुकानदार, ये ताजर ये समझता है कि मुझे अब इस काम से रुखसत ही चाहिए। बहैसियत एक अपोजिशन लीडर, आप पर भी जिम्मेदारी है, ऐसे ताजरों से आप मिले हैं कभी, या इनकी बात सही है जैसे वो कह रहे हैं? देखिए, जब हम इलेक्शन में थे तो तकरीबन हर मकतबा फिक्र से हम मिले हैं, उसमें चाहे कोई बड़ा दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो। उसके बाद भी आज की डेट में भी हम दुकानदारों से मिलते रहते हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं, क्योंकि गुनागो मुश्किलात का सामना अभी आज के ताजिर को करना पड़ता है। हर एक ताजिर यहाँ पर परेशानी में है, काम काज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। आज की डेट में अगर कोई दुकानदार घर खर्चा भी चला रहा है तो वो अपने जड़े कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो उसी के व्यापारी के माल या बैंक के कर्जे से उसका अभी गुजारा हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुश्किल तरीन एक मरहला चल रहा है यहाँ की तिजारत को लेकर। होना तो ये चाहिए था कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन यहाँ पर है उनको एक ऐसा निज़ाम यहाँ देना चाहिए था कि जिससे यहाँ कारोबार में हर दिन इजाफा हो जाए, जबकि वो पस्ती में जा रहा है। इसका सीधा ये समझ मतलब आता है कि मतलब यही निकलता है इसका कि उनके पास भी कोई ऐसा प्लान नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिससे वो यहाँ के ताजरों को एक रिलीफ दे दें। बिजली बिलें अपनी जगह, टैक्स अपनी जगह, बैंक का इंटरेस्ट अपनी जगह, उनके अपने एक्सपेंडिचर अपनी जगह, उसके बाद संडे लाइसेंस, उसके बाद जीएसटी, हर एक चीज़ जिसका भी जितना भी स्ट्रेस आता है ये यहाँ के ताजिर को आता है। जब ताजिर को खाने के पैसे भी नहीं मिले
تو اس کے لیے کون سا دوسرا راستہ رہتا ہے کہ وہ اپنی کاروبار کو بند کر کے اپنی دکان بیچ دے. یہی ایک طریقہ رہتا ہے، کیونکہ ان ساری مشکلات کا ازالہ کرنا یہ یہاں کے منڈل کا کام تھا، یہ یہاں کی فیڈریشن کا کام تھا. لیکن وہ اب جو فوٹو سیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم فلانی سیکرٹری صاحب سے ملے ہیں، فستانی ڈی سی صاحب کے ساتھ ملے ہیں، ان کو ہم نے یہ معاملات بتائے. مجھے بتائیے آپ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ یہاں کے ایشوز لے کر گئے تھے، تو ان میں ٹریڈ کا ایشو کون سا تھا؟ کوئی ٹریڈ کا ایسا ایشو ہوتا ہے جس سے ہماری ٹریڈرز کو ایک ریلیف مل جاتا ہے. کون سا ایسا ایشو آپ نے دیکھا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جس سے یہاں ایک ٹریڈ یہاں ایک مومنٹم لے لے. ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، یہاں پر ایک فالس امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم جی یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے، وہ کر رہے ہیں. جو کہ کام دوسروں نے کیا ہوتا ہے، یہ وہاں پر جاتے ہیں، اپنا فوٹو لے لیا، فیس بک پہ چپکا دیا. اس سے معاملات یہاں کے درست نہیں ہوں گے جب تک نہ آپ ایک ایسی حکمت عملی، ایک ایسا لاہ عمل اڈاپٹ کر لیں جس سے یہاں کی جو تجارت ہے وہ عروج حاصل کر لیں. ایسے کام نہیں ہوتے کہ آپ یہاں سے جائیں گے، وہاں سے جائیں گے. پہلے تو آپ اپنا سسٹم ٹھیک کیجئے. جب آپ کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے تو جب آپ کی فاؤنڈیشن صحیح ہوگی تبھی جا کے آپ مکان مضبوط تعمیر کر پاؤ گے. جب آپ کی فاؤنڈیشن اتنی ویک ہوگی تو اس پر تو پتھر بھی نہیں ٹکے گا. کہاں سے یہ لوگوں کا بھلا کر پائیں گے؟ جب تک نہ ان کا یہ جو اڑیل رویہ ہے، جب تک نہ اس سے یہ دستبردار ہو جائے، یہاں کے جو تاجر ہیں ان کا مقدر بن جائے گا کہ وہ پستی میں چلے جائیں گے. تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا اچھی طرح سے جائزہ لے کہ ہم نے جس چیز کے لیے ووٹ دیا تھا، اپنا اعتماد دیا تھا، کیا وہ چیزیں ان سے ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے. اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور یہ پریزیڈنٹ صاحب ہے اس کو چلتا کرے. جب تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا تب تک میں سب تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر، اپنے دکان لٹاتے جائیں گے، آپ ترقی نہیں کریں گے. ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے پاس. اگر یہ ڈگر پہ نہیں آتے ہیں تو ان کو چلتا کرنے کے لیے ہمیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے. ہم آپ کو ایک پروگرام دیں گے، اس پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم آپ کو اللہ کے فضل سے ایک اچھا باپار ماڈل بھی دیں گے. اور ہمارے پاس ایسے پلان ہے کہ ہم بارہمولہ میں ایک ایسا مومنٹم بھی لائیں جس سے آپ کو بات کرنے نہیں، چائے پینے کی فرصت نہیں ملے گی. اتنا ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بارہمولہ میں ہم اتنا رش لے آئیں. اور ہمارے پاس پلان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس ذہن کو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے استعمال کریں. تاجروں کے بہت سارے توقعات ہیں جو آپ سے وابستہ ہے. بالکل ہے. تاجر کہتے ہیں کرپشن کا دورہ ہے، بالکل کرپشن کا دبدبہ ہے، بالکل جہاں جائیں وہاں کرپشن، بالکل جہاں جائیں وہاں ڈیوٹیاں نہیں، بالکل جہاں جائیں وہاں بنا کرپشن کے کام نہیں ہوتا. تاجر یہ کہتے ہیں ہم اتنے تنگ آئے، R&B میں جائے کرپشن، PHE میں جائے کرپشن، ریونیو میں جائے کرپشن. کہیں پہ بھی تاجر جا رہا ہے اس کو نیچ نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. ڈپارٹمنٹ میں ملازم ڈیوٹیوں پہ نہیں آ رہے ہیں ٹائم سے، بالکل جب آ رہے ہیں تب کرپشن کرتے ہیں. تو تاجر اتنے بد دل ہوئے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے ان کا جو کاروبار ہے ماند پڑنے کا، یہ بھی ایک وجہ ہے ان کا جو کاروبار ہے چھوڑنے کا، یہ بھی ایک وجہ ہے. آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں بحیثیت اپوزیشن. آپ ان مسائلوں کو اٹھانا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. یہ ذمہ داری ہے آپ پر بھی کہ ایسے معاملات ہے، ایسا کرپشن ہے، ایسا جو امپلائیز کی بے راہ روی ہے یا افراتفری کا ماحول ہے دفتروں میں، تو آپ پر بھی ذمہ داری ہے ایسے معاملات بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ کو اٹھانے ہیں سرکار سے. دیکھیں، جہاں تک ہماری بات ہے ایز اپوزیشن، جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس موقع کو گنواتے نہیں ہیں. ریسنٹلی یہاں پر پبلک دربار ہوا، ہم بھی گئے تھے وہاں پر. 26 نکات کو ہم نے وہاں پر ابھارا جو خالصاً بارہمولہ کی بہبودی، بارہمولہ کی تعمیر و ترقی، بارہمولہ کے نظام کو
ठीक करने को लेकर थे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे चूकेंगे नहीं। आपने सही कहा, हमारा एक डिपार्टमेंट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, बड़ा उसका काम है, बड़ा उसका नाम है, म्यूनिसिपल कमेटी हमारी है। वहाँ हमारे पास आज की डेट में ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन मेंटेन नहीं हुआ है। जेसीबी हमारे पास है, लोडर हमारे पास है, टिपर हमारे पास है। थोड़ा सा उनमें जो ही खराबी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई तो वो सारा कबाड़ बन गया है। आज सवेरे मैं वहाँ गया था, सवेरे मैंने वहाँ बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम फिर डीसी साहब के पास जाएंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास जाएंगे और ये मसले वहाँ पर उभारेंगे, उनसे बात करेंगे ताकि जो लोगों के मामला, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम सरकार या जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तक ये मसला पहुंचा देते हैं। हमारे पास जो अभी बर्निंग इशू है वो टाउन प्लानर का है। पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कितनी कंस्ट्रक्शन होती है, टाउन प्लानर आपको यहाँ हफ्ते में 1 या महीने में 2 बार 3 बार आएगा, तो कौन सा काम यहाँ पर होगा। ये आपको एक रूट बना देता है करप्शन के लिए, क्योंकि टाउन प्लानर आया नहीं। यहाँ के जो इसके साथ जो तबका मुंसलिक है, जो डिपार्टमेंट मुंसलिक है, लोगों को कहते होंगे कि आप बनाइए, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे। उनको रुपये 1000 5000 ले लेते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ऐसे हमारे हॉस्टल देख लीजिए, वहाँ आप जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको वहाँ पर जो जिसको आपको दिखाना है, कंसल्टेंट आपके पास वहाँ होना चाहिए। और वहाँ पर क्या होता है, पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको वहाँ पर ट्रीट सही से नहीं किया जाता है। हमारी यहाँ पर MRI की मशीन है, जो पोर्टेबल MRI है। आप ये समझ सकते हैं कि बारामूला जो GMC है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हमारे पास GMC में एक फुल फ्लेजेड हमारे पास ये मशीन होनी चाहिए, पर है नहीं, पोर्टेबल है। क्या कहेंगे इस चीज़ का आप? हमारे पास जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं वो आते नहीं है। रोस्टर आपने रख दिया है, हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका रोस्टर रख दिया है। कंसल्टेंट हमारा आता नहीं है, ऑन कॉल हमारा जो ड्यूटी पे आता है उसको कोई छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी ले लेता है। तो आप तहसील में जाएंगे, पटवारी आपको मिलेगा नहीं, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़। आप कहीं पर भी जाइए, आप RNB में देख लीजिए, आप वहाँ पर कोई एप्लीकेशन देख लीजिए, आपको किसी ऐसे हेड में डाल देंगे कि आपका काम होता ही नहीं है। पैसा देकर आप काम कहीं पर भी करा सकते हो। मतलब ये कि बारामूला में आप देख लीजिए, बारामूला मेन मार्केट, बारामूला ओल्ड मार्केट, आपको वाटर डिस्पेंसर नहीं है। आप सोपोर से यहाँ आए, आपको प्यास लगी, आपको पानी पीने के लिए कहीं पर बारामूला में नहीं मिलेगा। और हमने ये मसला उठाया, वाटर डिस्पेंसर हमारे पास नहीं है, हमारे पास टेक्निकल जो स्टाफ है उसकी गैर मौजूदगी है। ये मेरे सामने, दुकान के सामने तकरीबन 11 लाख रुपए की लाइट लगी है। ये हाई मास्क लाइट है। 11 लाख रुपए लगा के इसमें छोटा सा फॉल्ट आ गया और ये 11 लाख जाया। हमारे पास ये बड़े जबरदस्त लाइटें लग गई है मार्केट में, जिनको हम ऑर्नामेंटल लाइट्स कहते हैं। लाइट्स तो लगी है लेकिन इनमें लाइट नहीं है। थोड़ी सी खराबी क्या आ गई तो बैठ जाती है। ये सारा जो एक्सचेकर को ये चूना लगा देते हैं। हमारा काम है कि हम इन नुक्तों को उभारें। दरिया जहलम देख लीजिए आप, कितना पोल्यूटेड है। हमारे आप जो नदी नाले हैं, खासकर मैं फ्लड चैनल्स की बात करता हूँ। कभी आइएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 12 फीट जो गहरी हमारी फ्लड चैनल थी, आज वो ऊंचा होके 3 फुट रह गई है। इतना उसमें सिल्ट, उसमें मलबा वहां पर जमा हो गया है और कोई टस से मस नहीं होगा। हमने 100 रिप्रेजेंटेशन लिखी है कि इन नदी नालों को, इन नालों को खासकर फ्लड चैनल्स को डिसलिटिंग कीजिए, यहाँ से ये मलबा हटा लीजिए, ताकि अल्लाह न करे अगर कोई ऐसी तेज बारिश बरसात हो गई तो यहाँ तो मकानों के घरों के घर लुट जाएंगे, मकानों के मकान इस सैलाब ज़दा हो जाएंगे। सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट इस टाइम, आज की डेट में इतना पैसा पंप कर रही है कि हमारे पास बटोरने के लिए अब जगह नहीं है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। यहाँ पार्किंग का मसला लीजिए, कार पार्किंग। हमने यहाँ पर DC नक्काश साहब थे, यहाँ हमारे DC साहब, इम्तियाज साहब थे, SSP साहब,
تو میں وہاں گیا, ان سے ملا, پارکنگ میں نے ہائی لائٹ کرا دی, یہاں پر نوٹیفائی کرا دیا ہے علاقہ. نقاش صاحب بھی چلے گئے, جتو صاحب بھی چلے گئے, بھوپندر صاحب بھی چلے گئے, سہری صاحبہ بھی چلی گئی, ڈی سی صاحب آگے, تقریباً 5 ڈی سی بدل گئے, پارکنگ نہیں. میں نے 100 بار یہ مسئلہ ابھارا ہے. ہمارا ہاسپٹل ہے یہاں پر, NTPHC, 2-3 کمرے ہیں پرانے ہاسپٹل کے, جہاں پر دیکھا کرتے تھے کیجویلٹی, خستہ حالت میں ہے. بھوپندر صاحب یہاں ڈی سی تھے, اس کے ساتھ ہماری ایک نئی بلڈنگ وہاں پر بن گئی ہے, PDP گورنمنٹ میں بنی ہے, اس کا بھی کچھ کام پینڈنگ ہے. اگر وہ کام ہو جاتا تو NTPHC کو وہاں پر شفٹ کر دیتے, مریض وہاں سے آرام سے جاتے, وہاں ان کو اچھی طرح سے علاج معالجہ وہاں پر میسر ہوتا. نہیں ہوا. بھوپندر جی کے پاس میں گیا تو ان کو ساتھ لے لیا کووڈ میں, اور اس بلڈنگ کا ان کو میں نے حال سنایا. بلڈنگ میں پھر کام لگ گیا, اب تھوڑا سا اس میں رہ گیا ہے. لیکن ٹریڈرز فیڈریشن کو چاہیے کہ ہمارے پاس UPHC بھی ہے, NTPHC بھی ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے تھے جو یہ ہمارے پاس NTPHC ہے, اس کو ہم PHC میں کنورٹ کرتے اور یہ 24/7 وہاں پر چلتی, جو کہ بارہمولہ کے لوگوں کے لیے, خاص کر جو قصبے کے لوگ ہیں, ان کے لیے آسائش کا ہم سامان وہاں پر بنا دیتے. کیا کسی کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمیں کہاں سے پروسیڈ کرنا ہے, کہاں سے آگے جانا ہے, اور ہمیں کون کون سے مسئلے ابھارنے ہیں؟ میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا رہا ہوں. دریائے جہلم دیکھ لیجئے آپ, ہم نے اٹھایا مسئلہ بیوٹیفیکیشن آف بارہمولہ ریور بینکس, بات چل رہی ہے, اور ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں ہم اس میں, اور DC صاحب سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی نظر میں نے یہ مسئلہ لایا ہے. تو اس پر اللہ نے مدد کی. اللہ اگر مدد کرے گا تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. ہمارا کام ہے کہ ہم ایز اپوزیشن, جو ہماری ذمہ داری ہے, ہم وہ نقطے ابھارتے رہتے ہیں. کنسرن ڈپارٹمنٹس, کیونکہ مجھے پتا ہے کس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمارا کون سا کام نکلے گا, ہم اسی ڈپارٹمنٹ کو وہاں پر پینیٹریٹ کرتے ہیں, وہیں پر جاتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, جو ٹریڈرز فیڈریشن ہے, کیا وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو R&B کا کام وہ تحصیل میں نہیں ہوگا تو وہ تحصیل میں جائیں گے؟ وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. R&B کا مسئلہ ہوتا ہے, یا ہمارا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, ہمارا جو R&B کا چیف سیکرٹری, وہ کیا کرے گا اس چیز کو؟ آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا کون سا کام کس اسٹیشن پہ نکلے گا. آپ کو وہاں پر سٹرائک کرنی چاہیے, وہاں پر جانا چاہیے, تب جا کے آپ کے کام نکلیں گے. اب اگر آپ یوں ہی وہ بیٹنگ ان دا بش والا معاملہ کریں گے, آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. آپ یہ ہمارے 4 سال ضائع کریں گے, اگلے 4 سال کے بعد ہمیں یہ سارے کام دیکھنے ہیں. تب تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی, آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا. اور لوگ آپ کو اس ٹائم اگر نہیں سدھرے, اگر آپ نہیں سنبھلے, تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو جوتے مار مار کے بارہمولہ سے بگائیں گے, اور آپ ووٹ کی ان سے توقع کر رہے ہیں. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. اگر اتنے بیوقوف ہوتے تو آپ کا سیکرٹری اس ٹائم یہ اسٹینڈ نہیں لیتا, اور لوگوں کو انڈیا نہیں دیتا کہ یہ نااہل یہاں پر ہمارا صدر ہے, جو صرف اپنی منمانی کرتا ہے اور آئین کی پاسداری نہیں کرتا ہے. ہمارا جو حق بنتا ہے ہم وہ کریں گے, اور ہم وعدہ بند ہے کہ ایز اپوزیشن ہمارا جو کردار ہے ہم وہ ادا کریں گے. دیکھیے بٹ صاحب, DC صاحب نئے آئے ہیں, بالکل شرپا صاحب ہے, بالکل. کیا توقع آپ ان سے رکھتے ہیں کہ جو آپ کے معاملے ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یا خاص کر کرپشن سے جڑے جو مسئلے ہیں, جو معاملات ہیں, نئی DC صاحب سے آپ کو یہ توقع ہے کہ وہ آپ کے معاملات حل کریں؟ توقعات رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں تک ہماری DC صاحب سے ملاقات کا سوال ہے, جو ہی بارہمولہ میں DC صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا تو ہماری ڈیلیگیشن سب سے پہلی ڈیلیگیشن تھی جو ان سے ملاقات ہوئی. میں نے چیک کرنے کے لیے 1-2 مسئلے DC صاحب کے سامنے رکھے تھے, تو آپ یقین نہیں کریں گے, 12:30 ہم DC صاحب سے ملے. میں نے پارکنگ کا مسئلہ اٹھایا. DC صاحب نے کہا کہ آج یا کل میں پارکنگ پہ آؤں گا. پرامپٹ ایکشن دیکھ لیجئے, اسی دن 6:30 بجے DC صاحب مجھے پارکنگ میں ملے. گو کہ ان میں جو ورک کلچر ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. IPS افسر ہونا
और आईपीएस अफसर होके फिर एक डिस्ट्रिक्ट की कमांड संभालना, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यहाँ पर वही बंदा चलता है जिसको वर्क कल्चर समझ आ चुका होता है। और मुझे जहाँ तक मैं डीसी साहब को रीड कर चुका हूँ, जहाँ तक मैं उनको अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, डीसी साहब बड़े प्रोएक्टिव है, प्रॉम्प्ट रिएक्शन में, प्रॉम्प्ट एक्शन में वो भरोसा करते हैं। आप उनकी नज़र में जो भी मसला लाएंगे, ये मैंने जो महसूस किया है, जो भी आप मामला, जो भी मसला में आप उनकी नज़र में लाओगे तो आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट सामने मिलेगा। 2 मसले मैंने उनकी नज़र में रख दिए तो दोनों पर उन्होंने एक्शन ले ली। दोनों मामले अभी इस टाइम आज की डेट में वो टॉप प्रायोरिटी में हैं। अब फिर उनसे मिलेंगे क्योंकि कुछ मामले, और मैंने और एक चीज़ देखी, डीसी साहब से मैंने जो भी कहा उन्होंने वो सारी चीज़ें नोट कर दी अपनी जगह और सीरियल ही उन पर वो फिर रेस्पॉन्ड करते हैं, उनको देखते हैं, उनको जांचते हैं, फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। तो जब हम फिर उनसे मिलेंगे उनके सामने हम बहुत सारे ऐसे मसले और ले आएंगे जिन पर वो काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब कोई आम डीसी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि बारामूला की किस्मत है कि ऐसे अच्छे डीसी मिले हैं जो बारामूला के लोगों की उमंगों पर खरा उतरेंगे, और ये मेरा यकीन है। शफी साहब, और भी एक मामला है जी जो ताजरों से जुड़ा है। ताजर कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में अफरा तफरी मची है, बिल्कुल, ड्यूटियों पर एम्प्लॉइज होते नहीं है, बिल्कुल, करप्शन का दौर दौरा है, बिल्कुल, करप्शन का दबदबा है। क्या आप तवक्का रखते हैं कि डीसी साहब इन दफ्तरों पर जहां पे अटेंडेंस नहीं होती है या जहां पे करप्शन होता है छापामारी करेंगे? तवक्का रखते हैं आप? बिल्कुल, मुझे तवक्का है कि जो ही उनकी नज़र में कोई भी ऐसी शिकायत आएगी, कोई भी ऐसी कंप्लेंट आएगी, मेरा यकीन है कि डीसी साहब उस टाइम 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करेंगे और वहां पर पहुंचेंगे ये वेरीफाई करने के लिए आया ये जो कंप्लेंट दुरुस्त थी या ये गलत थी। अगर उनको वहां पर कोई भी लगेगा कि ये कंप्लेंट सही है और वहां पर करप्शन हुई है या जो सरकारी मुलाजिम वहां ड्यूटी पर नहीं है, उनके खिलाफ वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है, क्योंकि डीसी साहब की तबीयत, उनका जो तरीक़ेकार है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। और उनका जो तरीका है वो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोएक्टिव, उनका जो रेस्पॉन्स होता है बड़ा प्रोएक्टिव होता है, बड़ा तेज़ होता है, स्विफ्ट रेस्पॉन्स में वो यकीन रखते हैं। यही वजह है कि बारामूला के लोग, खासकर एज अपोजिशन लीडर, मेरी जो तवक्का आता है वो यही है कि बारामूला के जो डीसी साहब अभी नए आए हैं, उनकी नज़र में जो भी मामला आएगा, जो भी मसला आएगा, वो उसके हल के तई हर मुमकिन कोशिश करेंगे और लोगों को वो कहीं पर धोखा नहीं देंगे। और एक मसला ये भी है, एक सिस्टम चला था, जो ही कभी कोई साइल जाता था इससे पहले, तो वहां पर डीसी साहब मुलाकात नहीं दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो हमारे डीसी नए आए हैं, ये लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे और जो भी काम ये करेंगे अपने हाथ से करेंगे, किसी के असर में नहीं आएंगे, किसी को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये मुझे यकीन है। जो भी कोई साइल जाता है, कोई उसका मसला होता है, कोई गरीब होता है, दूर दराज इलाकों से डीसी साहब से मुलाकात के लिए आता है, और अगर वहाँ डीसी साहब का दरवाज़ा वहाँ बंद हो और डीसी साहब मुलाकात न दे, तो मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, और मुझे यकीन है कि डीसी साहब भी समझते होंगे कि जिसने अपना एक दिन खपाया, दूर दराज इलाके से आया, डीसी साहब के पास आए और मुलाकात के लिए, और वहाँ मुलाकात नहीं मिली, तो उन पर क्या बीती होगी। और जो उनके जो इश्यूज़ होते हैं, अगर वो रिड्रेस नहीं हुए तो उन पर, एक तो आपको पता है कि गरीब एक तबका डीसी साहब के पास आता है, उनका किराया लगता है, यहाँ से यहाँ आना, अपना दिन, उस दिन में वो काम भी कर सकते हैं, अपने घर चला सकते हैं। अगर उनको वहाँ पर जिस उम्मीद से वो वहाँ आए थे, अगर उनको वहाँ पर दरवाज़ा बंद मिला तो उन पर क्या बीतेगी, और हो सकता है कि लोग फिर नाउम्मीद हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जिसको भी, जिस साइल को भी लिख के देंगे, अपने कलम से लिख के देंगे
किसी और के पास नहीं भेजेंगे, उनका कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के देंगे और उनके काम जल्द अज जल्द कराने की वो कोशिश करेंगे। लोगों की बड़ी तमन्नाएं, बड़ी उनकी वाबस्तगियां डीसी साहब से रहेंगी। जब लोगों के साथ डीसी साहब वही बर्ताव करेंगे कि ये मेरे अपने लोग हैं और इनके जो मामला थे ये मेरे मामला थे, और इनको हल करने के लिए जितनी उनकी काविशें और कोशिशें होंगी, उससे डीसी साहब की जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। और खासकर लोगों के दिलों में जो जज्बा और मोहब्बत उनके लिए है वो दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। आपने बहुत खूब कहा है कि डीसी साहब को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। बिल्कुल सरहदी इलाकों से, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं। वो तब ही मिलने आ रहे हैं जब वो डिजेक्टेड वहाँ पे हुए होते हैं, जो वहाँ नाउम्मीद हुए होते हैं, और अब वो इंसाफ ढूंढने यहाँ बारामूला आ जाते हैं, डीसी साहब से मिलने आते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल। अगर यहाँ पर भी उनका इंसाफ न मिले तो फिर उनका भरोसा टूट जाएगा, तो यहाँ से भी वापस चलेंगे। तो उनका जो भरोसा होगा डेमोक्रेसी पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर या डीसी जिसे हम कहते हैं पब्लिक जो सर्वेंट है, पब्लिक जो सर्विस है, उस पर वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये रहे नाज़रीन शफी साहब, मोहम्मद शफी भट्ट साहब, पाकीज़ा टेक्सटाइल्स के मालिक हैं, बारामूला के सरकर्द ताजिर है। इनसे आज ये जो जवाबात दिए हैं बेखूब दिए हैं, बड़ी खूबी से दिए हैं, अच्छे से दिए हैं। तो मैं मेजबान गुलाम हसन, हाँ, अब शफी साहब से इजाजत ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।